उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ मुंबई की विशेष पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक एक्ट कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी करने की अर्जी दी थी। इससे पहले शुक्रवार को विजय माल्या का पासपोर्ट निलंबित कर दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेश मंत्रालय से माल्या का पासपोर्ट निलंबित करने की मांग की थी। माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी अर्जी में कहा था कि माल्या मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। उन्हें ईडी की स्पेशल कोर्ट में हाजिर होने के लिए 3 बार समन जारी किया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए लेकर विदेश में छुपे विजय माल्या के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को भारत सरकार ने 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता योगेश शीतल। योगेश, मुश्किलें बढ़ गई हैं विजय माल्या की? जी बिल्कुल, 2 लगातार झटका लगा है। पहला तो पासपोर्ट निलंबित हो गया 1 महीने के लिए, जैसा भी आप बता रही थी, वो भी ईडी ने ही अनुशंसा की थी उसकी। दूसरा जो आज सबसे बड़ा झटका लगा कि नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो गया है। फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, तो अब आगे इसमें यह होगा कि अगर वो अब अपीयर नहीं होते हैं, क्योंकि अभी तक जो 3 समन्स प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से गए थे, पहला समन्स 10 तारीख को गया था, फिर उसके बाद 2 तारीख को आया, अंतिम उनको 9 तारीख तक जो है ईडी के सामने प्रस्तुत होने के लिए कहा गया था। और इस पूरे मामले को लेकर चूंकि वो कोऑपरेटिव नहीं थे, जैसा कि ईडी कहती आई है, तो फिर मामला कोर्ट में आया था। ईडी कोर्ट मूव की थी कि हमें नॉन अवेलेबल वारंट उनके खिलाफ चाहिए ताकि वो यहाँ पे आ सके, ईडी उनसे पूछताछ कर सके। और जो पूरा मामला है बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें एलिगेशंस ये है कि जो 950 करोड़ रुपए जो उसने उन्होंने आईडीबीआई से लिए थे लोन के रूप में, उसका एक बड़ा हिस्सा करीब 430 करोड़ का आंकड़ा ईडी बता रही है। करीब इतना करोड़ रुपया जो है वो विदेश में निवेश किया गया, और विदेश में निवेश किया गया या खर्च किया गया, ऐसा कह सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर बेसिकली उसको यूटिलाइज किया गया, जिसके लिए कि लोन नहीं लिया गया था, लोन का पर्पस कुछ और था। इसको लेकर पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो यहाँ पे चल रहा था। तो ईडी ने अपने आर्गुमेंट्स में सबसे प्रमुख बातें जो कही, उसका पहला सबसे बड़ा ग्राउंड यही था कि बार-बार समझ जाने के बावजूद वो उस चीज को प्रत्युत्तर उसका नहीं मिल पा रहा है, वो जवाब नहीं करें, कोऑपरेट नहीं करें। दूसरा इंपॉर्टेंट ये था, उन्होंने कहा कि जब फेरा का मामला चल रहा था विजय माल्या के खिलाफ किसी और मामले में, तो सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि विजय माल्या किसी न किसी बहाने से जो है पूछताछ एजेंसी के सामने आने से बचते आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस थे जिसको ईडी ने आधार बनाया था। कहीं ना कहीं जो पूरा फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो पहले के वर्डिक्ट थे उसकी बड़ी भूमिका है। आज क्या हुआ कोर्ट में, तो आज जो डिफेंस के लॉयर थे अमित देसाई, उन्होंने कोर्ट में यह कहा कि जो कंपनी है वो सपोर्ट कर रही है, और जो रघुनाथन है बेसिकली जो सीएफओ है कंपनी के, उनको ईडी ने जब जहां बुलाया है वो वहां पे आए हैं, दस्तावेज दिए गए, जो दस्तावेज मिसिंग है उसके लिए बैंक को लिखा गया है। तो पूरी कोशिश की गई बचाव पक्ष की तरफ से कि मामले को किसी भी तरीके से इस मुकाम तक पहुंचने से रोका जाए, क्योंकि अगर नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो जाता है तो बहुत बड़ा झटका होगा। ललित मोदी के बाद ये दूसरे बड़े बिजनेसमैन होंगे देश के जिनको इतना बड़ा झटका मिलेगा। अब ये है, अब आगे रेड कॉर्नर नोटिस को लेकर अब सबकी नजर लगी है कि 1 सप्ताह के अंदर क्या आगे की जो कोर्स ऑफ एक्शन है, अब आगे फिलहाल इस मामले में क्या होगा। जी रमा जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने प्रोसीडिंग्स बताई हैं, अदालत ने गैर जमानती वारंट तो जारी किया ही है। अपने निर्देशों में क्या कुछ कहा अदालत ने? देखिए, कोर्ट ने सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन जो कैफे की तरफ से आई थी, पहले तो उस जो पहला पार्ट जो था, जो आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स था, उसका पहला पार्ट जो था उसको वहां पे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उनके लॉयर को कहा गया कि आपका जो एप्लीकेशन है दैट इज रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि जो ग्राउंड उसमें रखे गए थे वो ग्राउंड टिक नहीं पाया। जो बहस जो जिरा में वो ग्राउंड टिक नहीं पाया। क्यों नहीं टिक पाया, वो क्यों नहीं वो सस्टेन कर पाया? इसलिए वो सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि जो डिफेंस के लॉयर थे वो कह रहे थे कि जो इतना अमाउंट जो प्रॉपर्टी को लेकर किया गया है, ये बेसिकली जो है ईडी का दावा गलत है। तो ईडी के लॉयर ने बीच में ऑब्जेक्शन लिया, इंटरप्ट किया। उन्होंने कहा कि ईडी ने ये कहा है कोर्ट में कि पॉसिबली ऐसा किया गया है। ईडी फॉर्मली इस चीज को नहीं कह रही है कि इतना पर्टिकुलर करोड़ अमाउंट जो है उसको प्रॉपर्टी में किया गया या उसको डाइवर्ट किया गया जो उसका मेन पर्पस था। उन्होंने कहा कि पॉसिबली ऐसा किया गया और वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ये चीजें थोड़ी और आगे बढ़ी, तब ईडी के लॉयर ने पूरा चिट्ठा उन्होंने कोर्ट के सामने रख दिया कि ये सब सवालात किए गए थे, और उन्हीं सवालात में कुछ ऐसे सवाल थे जिसमें रघुनाथन जो कि सीएफओ, उन्होंने ही कहा था कि प्रॉपर्टी का मामला है। तो ये कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट रहा पूरे जजमेंट में, क्योंकि जब जो पार्टी है, जो डिफेंस है, अगर उनकी तरफ से ये लूफोल अगर जो कहते हैं डोमेन में आ गया, कोर्ट के डोमेन में आ गया, तो ये चीजें जो है सीधे तौर पर किंगफिशर के अगेंस्ट में गई, और फिर कोर्ट ने उनके एप्लीकेशन को वहां पर रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद आगे जो आर्गुमेंट हुआ उसमें नॉन अवेलेबल वारंट इशू करने का कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जी योगेश, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।